हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ ट्रेंड्स की। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि परमाणु आकार जब हम लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम आता है तो एटम्स का क्या होता है। उस ऐसे ही हम परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं, ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं ना। तो इस तरीके से जो ये ट्रेंड्स हैं ये क्या है और कैसे ये फॉलो किए जाते हैं, कैसे ये पीरियोडिक टेबल में अपना रोल निभाते हैं, आज हम इसको देखेंगे। और अगर आज इस टाइम मतलब क्लास 11th में अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पर आप जब पी एंड डी ऑर्बिटल पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर भी ये कुछ ट्रेंड्स चलते हैं। तो आइए आज हम पहले शुरुआत करते हैं परमाणु त्रिज्या से। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस या फिर रेडियाई भी बोल सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं परमाणु आकार। ठीक, परमाणु आकार की बात बोलते हैं हम एटॉमिक साइज। अब परमाणु आकार, एटॉमिक साइज हम जानते हैं, हमने ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, नहीं देखी है तो आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो अपने सामने पीरियोडिक टेबल खोल लीजिए। जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं किसी भी आवर्त में, ठीक है, आप पीरियड में जाते हैं। लेफ़्ट टू राइट जब आप जा रहे होते हैं, कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। तो जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमने ये पढ़ा है कि जो एटम होता है उसका साइज डिक्रीज होता है। डेट मीन्स कि उसका साइज घटता है। मीन्स जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक, इसका परमाणु क्रमांक बी का 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ इसी तरीके से होता है। हम L2R की बात कर रहे हैं। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1, इसका 1s2 2s2 2p2, इसका 1s2 2s2 2p3, इसका 1s2 2s2 2p4, यहाँ पर 1s2 2s2 2p5, यहाँ पर क्या है? 1s2 2s2 2p6। ओके, कंप्लीट आया समझ में? यहाँ पर को इतना हमने देख लिया कि इस तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने शेल्स हैं, कितने शेल्स ने भाग लिया है? 1 2 2 के, एक 1 का है, एक 2 का है, यहाँ पर भी एक 1 का है, एक 2 का है, 1 के हैं, 2 के। दैट मीन्स अगर ये नाभिक है तो एक ये वाला हो गया, एक S का हो गया, एक P का हो गया। मीन्स ये बड़ा एक S का हो गया, एक P का हो गया। ये नाभिक है तो S P S P S P S P, इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो केवल 2 ही कोशों की संख्या है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है P पे, यहाँ 4 है, 5 है, 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपके कोश नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर आता है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखो बच्चों, ट्रेंड्स अगर आपने सीखने हैं, पढ़ने हैं, तो आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के अनुसार अब हम पढ़ेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हम बोलते हैं ज़ेफ, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम बोलेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। समझ में आया? अभी प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है इसको समझिए। जो न्यूक्लियस होता है, ठीक, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर से इस तरीके से KLMN ये शेल्स होती है नहीं? अब न्यूक्लियस के जो बाह्यतम शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस और इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के आपसी प्रेम को, आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? ज़ेफ कहा जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। समझ में आया? फिर से बता रही हूँ, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उनके बीच के आपसी प्रेम को हम ज़ेफ कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इतना आप समझ गए। न्यूक्लियस
न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके आपसी प्रेम को हम क्या बोलेंगे, ज़ेफ बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। अब देखिए, अगर एटम का साइज छोटा है, यहाँ तो 4 शेल वाला है, अगर एटम का साइज छोटा होगा दैट मीन्स अगर वो K और L वाला है और एक है 4 वाला, कि एक KLMN जिसमें शेल है, जिसमें K और L शेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अब आप बताइए कि आपसी प्रेम इसमें जो नाभिक के पास नाभिक और इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा या इसमें जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा? ऑब्वियस है, छोटा साइज होगा तो उसमें तो ज़्यादा प्रेम होगा। ठीक, छोटे साइज में ज़्यादा प्रेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 ही शेल की बात है, और एक अगर जो साइज वो बड़ा हो जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, दूर है, तो आपसी प्रेम तो है लेकिन उसका इफेक्ट थोड़ा कम है अकॉर्डिंग टू स्मॉल साइज। साइज क्या जो कोश है, कोशों की संख्या बढ़ती नहीं है, कोशों की संख्या उतनी ही रहती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखिए, ये बीच में नाभिक है, यहाँ इस वाले नाभिक में यहाँ बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। तो अब बताइए, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अगर हम सोचते हैं कि जो ये हमारा नाभिक है, न्यूक्लियस है, एक बार तो उसको एक ही के साथ संबंध बनाना है, इसके साथ एक ही के साथ उसका प्यार है। अगर आप ऐसा सोचिए कि ये एक मदर है हमारी, या माता है या हमारी पिता हैं, और उनका एक ही बच्चा है, इस वक्त तो ये इसके साथ प्यार निभा रहा है, लेकिन अगर इसके साथ ही शेल उतने ही हैं, हमारे 2 ही शेल हैं, अगर इसके पास वहाँ पर कुछ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो माता का प्यार कम तो नहीं होगा, पिता का प्यार कम तो नहीं होगा। अगर उसके 6 बच्चे हैं, 1 बच्चा या 10 बच्चे हैं, तो प्रेम तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसके प्रति जुड़ाव उसका ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। इसलिए जब हम यहाँ से यहाँ को जाते हैं तो इसका साइज क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है, क्योंकि नाभिक के बीच इसकी और इसके बीच में का जो ज़ेफ का जो प्रेम है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बाहर ज़्यादा होती जाती है, तो साइज सिकुड़ता जाता है, त्रिज्या छोटी होती जाती है। समझे, कहीं ना कहीं ये त्रिज्या को भी दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, समझ रहे हैं, यहाँ से ये आपसी प्रेम है, इसी आपसी प्रेम को जो हमने एटॉमिक की रेडियस बोला, ये एटॉमिक का रेडियस है। साइज छोटा है तो रेडियस भी छोटी है, साइज बड़ा है तो नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है उसकी रेडियस बड़ी है। ऐसे ही जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, अब वहाँ क्या होगा, हम अगर HLINAKRBCSFR की बात कर रहे हैं, कितने आवर्त हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त, 7 हमारे पीरियड होते हैं। तो ये वाला पहला पीरियड है, इसमें एक ही शेल होगा। ये दूसरा पीरियड हमको दिखाता है इसमें कितने शेल होंगे, 2। ये तीसरा पीरियड है, ये दिखाता है हमको 3 शेल होंगे, ये 4 शेल होंगे, यहाँ 5 शेल होंगे। दैट मीन्स कि नाभिक है 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 शेल होंगे। तो देखिए, शेलों की, हमारे कोशों की संख्या बढ़ती जा रही है, कोशों की संख्या बढ़ती जाती है, तो टॉप टू बॉटम आने पर आकार, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ साइज भी इंक्रीज होता जाता है बच्चों। साइज इंक्रीज हो गया, अब जैसे ये देखिए, इसका साइज इंक्रीज हो गया, यहाँ अगर इसके पास 2 ही शेल थे, यहाँ साइज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज हो रहा है तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका ज़ेफ ज़्यादा होगा या इसका ज़ेफ ज़्यादा होगा? ऑब्वियस है, इसका ज़ेफ ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ज़ेफ हमेशा समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है आकार के। दैट मीन्स अगर आकार ज़ेफ बढ़ता है तो आकार कम होता रहता है, और आकार का साइज बढ़ता है तो ज़ेफ कम होगा। ये आपको मैंने प्रयोग से बता दिया है। देखो, यहाँ ज़ेफ क्या है, ज़्यादा होगा, यहाँ ज़ेफ कम होगा। कहा ना, आकार बढ़ता जा रहा है। अगर इसी में अगर उल्टा देखें, अगर मैंने कहा, आप बोल रहे हैं कि मैम हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आकार तो आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, क्योंकि ये नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है, त्रिज्या हमारी, रेडियस हमारी बढ़ती जा रही है, नाभिक और आउटर मोस्ट शेल की बढ़ती जा रही है ना। आकार बढ़ता जाएगा तो त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो अगर आपका आकार बढ़ रहा है तो दैट मीन्स वहाँ पे ज़ेफ कम हो रहा होगा। ऑब्वियस है, आकार बढ़ेगा, नाभिक और इसके बीच की त्रिज्या बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी तो आपसी प्रेम कम हो जाएगा।
तो इसलिए हम बोलते हैं ज़ेफ बढ़ता है तो आकार कम होता है। तो ये तो कुछ बात थी एटॉमिक रेडियस की। लेकिन बच्चों अब हम त्रिज्या की बात जैसे हम कर रहे हैं ना, जो भी हमने बात करी वो आकार और ज़ेफ के संबंध में तो ठीक था, लेकिन अगर हम त्रिज्या को लेकर चल रहे हैं, हम त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर आउटर मोस्ट शेल में कोई एक इलेक्ट्रॉन है और ये यहीं पर को होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो तरंग की भी प्रवृत्ति दिखाता है, वो वेव की तरह घूमता रहता है, दिखाता है ना। ये इलेक्ट्रॉन ज़रूरी नहीं कि यहीं पर रहेगा हमेशा, ये कभी यहाँ जा सकता है, ये कभी यहाँ आ सकता है, ये कभी यहाँ, मतलब इस तरीके से ये अकॉर्डिंग वेव की तरह घूमता ही रहेगा। तो क्या आप एक नाभिक से एक निश्चित दूरी पर ही बता सकते हैं ये इसकी त्रिज्या है? नहीं बता सकते ना। ज़ेफ घट बढ़ सकता है, अगर वो यहाँ पर होगा कम हो जाएगा, यहाँ पर होगा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप एक परफेक्ट उसकी रेडियस नहीं बता सकते, क्योंकि ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसको समझाने के लिए कि कैसे आप किसी की त्रिज्या को बताएंगे, उसके लिए हम कुछ रेडियस की बात करते हैं, क्योंकि कोई एक इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक के पास होता है, कभी नाभिक से दूर भी रह सकता है। इस प्रकार जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी कभी निश्चित नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। या फिर इसके अतिरिक्त हम बोलेंगे प्रयोग के द्वारा ये प्रमाणित हुआ है कि नाभिक के परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करना संभव नहीं होता है। इसलिए अलग अलग तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के जो मान प्रदर्शित करने के लिए कुछ परिभाषाओं, कुछ डेफिनेशंस की आवश्यकता पड़ती है कि क्या इनके आपेक्षिक मान हो सकते हैं, इनकी ये जो तत्व है इनकी त्रिज्या क्या क्या हो सकती है, कैसे कैसे हम इनकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो इसके लिए वॉन डेर वाल त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या को हम पढ़ेंगे अभी। ठीक, धात्विक त्रिज्या या फिर जिसको हम आयनिक त्रिज्या भी बोलते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से ये त्रिज्याएं निकाली जाती हैं, और ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली हम बात करते हैं कोवेलेंट त्रिज्या, सहसंयोजी। ठीक हो गया। सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या की बात अगर हम करें तो उसके लिए देखो, अगर हम हाइड्रोजन का एक परमाणु लेते हैं तो दो हाइड्रोजन किस प्रकार से जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन जैसे ये है और एक हाइड्रोजन ये है, इसी तरीके से तो जुड़ते हैं ना। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा और ये H2 को बना देगा। इसी को तो बोलते हैं सहसंयोजी बंध की बात करें। सहसंयोजी बंध यही तो होगा, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा अपना देगा, तो ये आपस में मिल जाएंगे, तो ये H2 बना लेंगे। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं सहसंयोजी त्रिज्या को आपकी दिखा रहा है। अब इसमें क्या होगा, तो इसके बीच जो बनी हुई त्रिज्या होगी, ये इसके बीच का और इसके बीच का, इसके बीच की जो बन की त्रिज्या होगी, त्रिज्या का हम आंसर दिखाएंगे D/2 निकाल देंगे, तो उसका मान क्या हो जाएगा, वो सहसंयोजी त्रिज्या कहलाई जाएगी। जब कोई भी एटम सहसंयोजी बंध बना रहा है, उस वक्त दोनों जो हमारे परमाणु हैं, दोनों परमाणु के जो बीच की जो दूरी होगी, उसको अगर हम जोड़ देंगे, उसका D/2 निकाल देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी सहसंयोजी त्रिज्या इसको बोला जाता है। दूसरी आती है वॉन डेर वाल त्रिज्या या फिर वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश में भी हम वॉन डेर वाल रेडियस ही बोलते हैं। देखिए, वॉन डेर वाल जो त्रिज्या होती है, वॉन डेर वाल रेडियस जो होती है, जो हमारे सबसे लास्ट वाले अक्रिय गैस समूह होते हैं ना, जिनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, वो हमेशा वॉन डेर वाल त्रिज्या को ही दिखाते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए इनका तो सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल भरा रहता है। ठीक, आउटर मोस्ट शेल भरा होने के कारण
ये कभी भी इलेक्ट्रॉनों को का साझा नहीं कर पाते, क्योंकि इनका आउटरमोस्ट शेल भरा है। क्या आपने कभी He2 सुना है या आपने कभी Ne2 सुना है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका आउटरमोस्ट शेल भरा है। ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेंगे किसी से? तो ये हमेशा He के रूप में ही रहते हैं। इसका मतलब जब आपका एक He आएगा और दूसरा He को आप बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर रहा था, क्योंकि इसको ज़रूरत थी ये H2 बनाने के लिए। इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि He2 बनाएगा ही नहीं। तो ये एक दूसरे को रैपल होते हैं, एक दूसरे से रैपल होते जाते हैं, तो ये दूर चले जाते हैं। तो ये इसका नाभिक जैसे ये है और इसका नाभिक ये होगा, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी, जिसको हम त्रिज्या निकालेंगे D/2 कर लेंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा? इसकी रेडियस निकल जाएगी वॉन डेर वाल की रेडियस। ऐसी अब धात्विक त्रिज्या है। धात्विक त्रिज्या, जैसे हम धातु की बात करते हैं, हम आयरन की बात कर रहे हैं, Fe की बात करते हैं। जैसे अगर हम Fe की बात कर रहे हैं, देखिए अगर ये हमारा कोई धातु है और ये किससे बना है? Fe, बहुत सारे Fe के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनके मिलकर ही बना है। इस तरीके से Fe के ये आपस में बंधे रहेंगे ना, आपस में टाइप को क्लोजली पैक्ड होता है ना, क्योंकि धात्विक की बात कर रहे हैं। इस तरीके से पूरे Fe जो होंगे वो आपस में इसलिए ऐसे क्लोजली। अब हमारा धातु है, हमको पता है धातु की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों। धातु की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है बाहर। लेकिन जो धातु होता है, धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर ये आने नहीं देते। क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाना भी चाहिए तो इनकी इतनी ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर जैसे निकालता है वैसे इसको खींच के ये अंदर ले आते हैं। अब क्यों होता है? अगर मानना कोई हमारा सॉलिड है, कोई हमारा ये धातु है, मानना ये 50 Fe से मिलकर बनी है, मान रहे हैं, वैसे तो लाखों की संख्या में होंगे, लेकिन मान रहे हैं कि अगर ये 50 Fe से मिलकर बना है तो इसका मतलब ये 50 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर रहे हैं। अगर और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में ही घूमते रहते हैं, ये एक बार इसने त्यागा तो ये इसके दूसरे के पास चला गया, फिर इससे चला गया, ये बैलेंस होता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये बैलेंस होता रहता है। जैसे Fe2 पॉजिटिव अगर निकाल रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर को भागने की कोशिश करते हैं, जब तो ये खींच के ले आता है। अब मैंने कहा कि 50 अगर Fe हैं तो ये 50 इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल रहा होगा, ठीक, 50 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा होगा। अब देखिए अगर माना इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करे तो ये 49 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जैसे ये 49 होंगे तो ये सॉलिड की मतलब ये एग्जिस्ट करने में इनको प्रॉब्लम होने लगेगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक भागने की कोशिश कर रहा होगा तो ये 49 इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं इसको खींच के ले आते हैं, मतलब इसको जाने नहीं देते, क्योंकि इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको बोलते हैं हम, मतलब ये ठोस की प्रॉपर्टी हो गई। अब ऐसे ही अगर हम एक ठोस, देखिए ये 2 इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में अटैच्ड हैं और इनके बीच का नाभिक हो गया, और इनके बीच की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं D/2। अगर हम निकाल दें इसको हम बोलते हैं धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक रेडियाई। किसी मेटल की रेडियाई ऐसे निकालते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि इन तीनों रेडियस में से किसकी रेडियस सबसे ज़्यादा लंबी होती है? सबसे बड़ी रेडियस किसकी होती है? सबसे पहले किसकी होती है? वॉन डेर वाल की, ठीक है, रेडियस ऑफ वॉन डेर वाल, ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 2 रैपल कर रहे थे तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी। उसके बाद किसकी आएगी? उसके बाद आपकी धात्विक आयन की आएगी, ठीक, सबसे ज़्यादा इसकी होगी। उसके बाद आपका रेडियस ऑफ मेटल, उसके बाद होगा आपका ज़्यादा रेडियस ऑफ कोवेलेंट, ठीक, इसकी है। अब मेटल की क्यों आई? क्योंकि मेटल देखिए आप 2 जो आपके एटम्स हैं वो इस तरीके से हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना, इस तरीके से हैं, और यहाँ जो कि क्या है, यहाँ जो आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित टाइप के हैं, ओवरलैप तरीके के हैं, इस तरीके से साझा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का, तो ये एक दूसरे थोड़ा सा हल्का सा ओवरलैप टाइप का होता है। तो इसलिए पहले सबसे ज़्यादा इसकी होती है, फिर इसकी होती है, और फिर सहसंयोजी त्रिज्या की होती है।
तो आज हमने एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज और ज़ेफ के बारे में और कितने प्रकार की जो हमारी एटॉमिक त्रिज्या होती है इसके बारे में देखा, समझा। और आगे अब अगली वीडियो में हम इसके आगे के ट्रेंड्स को देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मोर टू मोर इसको शेयर करने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।